नमस्कार और हमारे साथ इस खास जानकारी के सफ़र में शामिल होने के लिए शुक्रिया। आज हम क्लिनिकल रिसर्च और नई दवाएं कैसे बनती हैं, इस दुनिया की एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास कुछ एकेडमिक नोट्स हैं, कुछ जानकारी है और हमारा मिशन है ये समझना कि लैब से निकली कोई चीज़ असल दवा कैसे बन जाती है, इसमें क्या-क्या होता है और ये सब हमारे लिए मतलब आम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्लिनिकल रिसर्च असल में है क्या? ये सिर्फ दवाइयों को टेस्ट करने से तो कुछ ज्यादा ही होगा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, क्लिनिकल रिसर्च जैसा आईसीएमआर यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद भी इसे परिभाषित करता है, वो असल में साइंस का एक मुनज़्ज़म, एक व्यवस्थित तरीका है, जिसका मकसद है हमारी मेडिकल जानकारी को आगे बढ़ाना और लोगों की सेहत को बेहतर करना। इसमें सिर्फ दवाएं नहीं बल्कि मेडिकल उपकरण, इलाज के तरीके, इन सब की सुरक्षा और असर मतलब सेफ्टी और इफेक्टिवनेस की जांच होती है। और ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लैब से शुरू होती है, बाजार तक पहुंचती है और उसके बाद भी निगरानी चलती रहती है। अच्छा, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। जी, इसमें कई तरह की स्टडीज होती हैं। कुछ में तो सीधे मरीजों या वॉलंटियर्स के साथ काम किया जाता है। कुछ और स्टडीज होती हैं जो बड़ी आबादी में देखती हैं कि बीमारियां कैसे फैल रही हैं, उनके पैटर्न क्या हैं, वजह क्या हो सकती हैं। और फिर कुछ रिसर्च ये पता लगाती है कि कौन से इलाज या कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं सबसे ज्यादा असरदार और कुशल हैं। ठीक है, पर ये रोजमर्रा जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे कैसे अलग हुआ? मतलब दोनों में ही तो मरीज शामिल होते हैं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका फर्क समझना अहम है। हम्म। देखिए, जब कोई डॉक्टर के पास जाता है तो वो होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस। वहां डॉक्टर का पहला मकसद होता है उस एक मरीज का इलाज करना, और वो भी उन तरीकों से जो पहले से स्थापित हैं, जांचे परखें, स्वीकृत हैं। हाँ, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। जबकि क्लिनिकल रिसर्च का लक्ष्य एकदम अलग है। उसका मकसद है नई जानकारी, नया ज्ञान पैदा करना। ऐसी जानकारी जो सामान्यकरण योग्य हो, मतलब जो आगे चलकर बहुत सारे मरीजों के काम आ सके, ना कि सिर्फ उस एक व्यक्ति के। अच्छा, ज्ञान पैदा करना। जी, और तरीका भी अलग है। प्रैक्टिस में स्थापित इलाज इस्तेमाल होते हैं। रिसर्च में एक बहुत सख्त प्लान होता है जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं। उसके तहत नए तरीकों को बड़ी सावधानी से परखा जाता है। प्रोटोकॉल। हाँ, और इसी वजह से रिसर्च में नैतिक पहलू मतलब एथिकल साइड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो रिसर्चर है उसकी दोहरी भूमिका है। उसे प्रोटोकॉल का पालन भी करना है और जो व्यक्ति रिसर्च में हिस्सा ले रहा है, प्रतिभागी, उसका ध्यान भी रखना है। सही बात है। ये संतुलन बनाना मुश्किल होगा। बिल्कुल, इसीलिए तो इतनी निगरानी प्रणालियां हैं, जैसे एथिक्स कमिटी होती है या जिसे आईआरबी, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड भी कहते हैं, और फिर वो सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट की प्रक्रिया। इन सब का काम यही है कि प्रतिभागी की भलाई हमेशा हमेशा रिसर्च के वैज्ञानिक लक्ष्यों से ऊपर रहे। हम्म। तो ये सिर्फ दवा काम करती है या नहीं, इसे कहीं ज्यादा है? इसके और क्या-क्या प्रकार हो सकते हैं? हाँ, इसका दायरा बहुत बड़ा है। जैसे कुछ रिसर्च होती हैं बीमारियों को रोकने के तरीके खोजने के लिए, उन्हें प्रिवेंशन ट्रायल्स कहते हैं। रोकने के लिए? अच्छा। हाँ, कुछ होती हैं ये पता लगाने के लिए कि बीमारियों का जल्दी से जल्दी पता कैसे लगाया जाए, सबसे अच्छा तरीका क्या है। वो स्क्रीनिंग ट्रायल्स हैं। कुछ बेहतर डायग्नोस्टिक टेस्ट खोजने पर काम करती हैं, डायग्नोस्टिक ट्रायल्स। जैसे ब्लड टेस्ट या स्कैनिंग के नए तरीके? बिल्कुल। और जो सबसे आम है, जिनके बारे में ज्यादातर लोग सुनते हैं, वो हैं ट्रीटमेंट ट्रायल्स, नए इलाजों को टेस्ट करना। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ रिसर्च उन लोगों के जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सुधारने पर फोकस करती है जो किसी लंबी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। और हाँ, एक और तरह की स्टडी होती है नेचुरल हिस्ट्री स्टडीज। इसमें कोई इलाज नहीं दिया जाता, बस ये देखा जाता है कि अगर कोई हस्तक्षेप ना किया जाए तो कोई बीमारी समय के साथ अपने आप कैसे बढ़ती है, कैसे विकसित होती है। अच्छा, बीमारी का अपना सफर देखना। जी ट्रायल्स का जिक्र किया था। हाँ, तो क्लिनिकल ट्रायल ये एक खास तरह की रिसर्च स्टडी है। इसमें क्या होता है कि जो लोग हिस्सा लेते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं, उन्हें भविष्यलक्षी रूप से यानी प्रोस्पेक्टिवली एक पहले से बने प्लान के अनुसार अलग अलग ग्रुप में सौंपा जाता है। फिर उन्हें कोई ना कोई हस्तक्षेप यानी इंटरवेंशन दिया जाता है। ये हस्तक्षेप कुछ भी हो सकता है, कोई नई दवा, कोई मौजूदा दवा, या फिर प्लेसिबो मतलब एक नकली दवा जिसमें कोई असरकारक तत्व नहीं होता।
प्लेसिबो, हाँ जी। और फिर ये देखा जाता है कि उस हस्तक्षेप का उनकी सेहत पर, उनके स्वास्थ्य परिणामों पर क्या असर पड़ा। इसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो भविष्यलक्षी असाइनमेंट, यानी पहले से तय प्लान के अनुसार ग्रुप में बांटना, और ये अक्सर रैंडम तरीके से होता है, मतलब बिना किसी भेदभाव के संयोग के आधार पर। इसे रैंडमाइजेशन कहते हैं। रैंडमाइजेशन, ठीक है। और दूसरा शब्द है हस्तक्षेप, यानी रिसर्चर जानबूझकर कुछ सक्रिय रूप से कर रहा है, दवा दे रहा है या कोई खास डाइट बता रहा है ताकि वो सेहत पर उसके असर को माप सकें। यही चीज, ये सक्रिय नियंत्रित हेरफेर जो है, यही हमें कारण और प्रभाव के बारे में मजबूत निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है। अच्छा, इसी से पता चलता है कि असर दवा का ही है। बिल्कुल, यही इसे ऑब्जर्वेशनल स्टडी से अलग करता है, जहां रिसर्चर्स सिर्फ देखते हैं, वे खुद कोई हस्तक्षेप नहीं करते। और इनका मुख्य उद्देश्य फिर वही हुआ, सुरक्षा और प्रभावकारिता, सेफ्टी और एफिकेसी। एकदम सही कहा आपने। सुरक्षा का मतलब है कि हम संभावित नुकसान, साइड इफेक्ट्स का आकलन कर रहे हैं, और प्रभावकारिता या एफिकेसी का मतलब है कि नियंत्रित परिस्थितियों में, जैसे कि ट्रायल के दौरान, वो हस्तक्षेप, वो दवा कितना अच्छा काम करती है। यही सबूत फिर हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों और डॉक्टरों के प्रैक्टिस करने के तरीकों का मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, यहाँ ये नैतिक पहलू बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, खासकर जब आप किसी इंसान को जानबूझकर कोई ऐसी नई चीज दे रहे हैं जो अभी पूरी तरह से परखी नहीं गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए मैं कह रहा था कि प्रतिभागी का संरक्षण, पार्टिसिपेंट प्रोटेक्शन, सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। इसके लिए कई स्तरों पर सुरक्षा के इंतजाम हैं, कई स्तंभ हैं। पहला तो है नियामक निरीक्षण, मतलब सरकारी निगरानी, जैसे भारत में CDSCO है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, या अमेरिका में FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, FDA का नाम तो बहुत सुना है। जी, ये संस्थाएं और स्वतंत्र नैतिकता समितियां, एथिक्स कमिटीज, पहले पूरे प्रोटोकॉल की समीक्षा करती हैं, उसे मंजूरी देती हैं। दूसरा है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी GCP के मानक। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नैतिक और वैज्ञानिक गुणवत्ता के मानक हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। GCP। हाँ, तीसरा, जैसे मैंने पहले कहा, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, IRB, या एथिक्स कमिटी, EC की समीक्षा। ये स्वतंत्र कमेटी पक्का करती है कि स्टडी नैतिक है, प्रतिभागियों के अधिकार सुरक्षित हैं और जोखिमों को कम से कम रखा गया है। और ये कमेटी सिर्फ डॉक्टरों की नहीं होती होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें विविधता होती है, वैज्ञानिक, गैर वैज्ञानिक, समुदाय के सदस्य, मतलब बाहर के लोग भी होते हैं, ताकि अलग अलग दृष्टिकोण शामिल हों। चौथा है सूचित सहमति, यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये सिर्फ एक फॉर्म पर दस्तखत करवाना नहीं है, ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें संभावित प्रतिभागियों को ट्रायल के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी दी जाती है, मकसद, प्रक्रिया, संभावित फायदे, संभावित जोखिम, उनके अधिकार, सब कुछ, ताकि वो पूरी तरह समझकर बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से फैसला ले सकें कि उन्हें हिस्सा लेना है या नहीं। ये बहुत जरूरी है, पूरी जानकारी मिलना। ट्रायल के दौरान भी लगातार नजर रखी जाती है। एक डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड, DSMB, हो सकता है, जो समय समय पर डेटा देखता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिभागी सुरक्षित हैं और जो डेटा इकट्ठा हो रहा है वो विश्वसनीय है। ठीक है, अब कुछ खास शब्दावली पर बात करते हैं जो इस फील्ड में अक्सर सुनने को मिलती है। आपने कुछ का जिक्र किया भी, जैसे एक शब्द है एडवर्स इवेंट या AE, और दूसरा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन या ADR। ये सुनने में काफी मिलते जुलते हैं, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखिए, एडवर्स इवेंट या AE ये एक बहुत व्यापक शब्द है। इसका मतलब है कि ट्रायल में हिस्सा लेने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अनचाही या बुरी मेडिकल घटना घटी। जरूरी नहीं है कि इसका इलाज या दवा से कोई लेना देना हो। अच्छा, कोई भी घटना? कोई भी। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए कोई प्रतिभागी ट्रायल की दवा ले रहा है और वो अपने घर पर सीढ़ियों से गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। तो ये हाथ टूटना एक एडवर्स इवेंट है, इसे रिपोर्ट करना होगा, भले ही इसका दवा से कोई सीधा संबंध ना दिख रहा हो। ओके, तो AE माने कोई भी बुरी मेडिकल घटना। हाँ, अब आती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन या ADR पर। ADR वो एडवर्स इवेंट है जिसके बारे में ये शक हो या माना जाए कि उसका कारण वो दवा है जो दी जा रही थी, खासकर जब दवा सामान्य सही डोज में दी गई हो। जैसे मान लीजिए किसी ने एंटीबायोटिक की सही डोज ली और उसे एक बहुत ही गंभीर किस्म का स्किन रैश हो गया और डॉक्टरों को लगता है कि ये रैश उसी एंटीबायोटिक की वजह से है, तो ये एक ADR होगा। समझी। तो ADR में दवा से जुड़ाव का शक या सबूत होता है? बिल्कुल। AE में ये जरूरी नहीं है, ADR में है।
यही मुख्य फर्क है। अच्छा, ये तो स्पष्ट हुआ। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें पता होने चाहिए इस दुनिया को समझने के लिए? हाँ, कुछ और जरूरी शब्द हैं जो बार बार आते हैं, जैसे ब्लाइंडिंग या मास्किंग। ब्लाइंडिंग, अंधा करना। हाँ, मतलब शाब्दिक अर्थ तो वही है, पर यहाँ इसका मतलब है कि ट्रायल में शामिल एक या ज्यादा पक्षों को ये पता नहीं होता कि किस प्रतिभागी को कौन सा इलाज मिल रहा है। जैसे हो सकता है प्रतिभागी को ना पता हो कि उसे असली दवा मिल रही है या प्लेसेबो। इसे सिंगल ब्लाइंड कहते हैं। और अगर प्रतिभागी और जो डॉक्टर या रिसर्चर उसका इलाज कर रहा है, दोनों को ही ना पता हो, तो उसे डबल ब्लाइंड कहते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि किसी की व्यक्तिगत सोच, उम्मीद या पूर्वाग्रह का नतीजों पर असर ना पड़े। इसे बायस कम करना कहते हैं। अच्छा, निष्पक्षता के लिए। हाँ, बिल्कुल। फिर एक शब्द है कंट्रोल ग्रुप। ये वो समूह होता है जिसे जांच वाली नई दवा नहीं मिलती। उन्हें या तो प्लेसिबो दिया जाता है, या फिर जो उस बीमारी का मौजूदा सबसे अच्छा इलाज, स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, वो दिया जाता है। या कभी-कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। फिर इनकी तुलना उस ग्रुप से की जाती है जिसे नई दवा मिल रही है। इसी तुलना से पता चलता है कि नई दवा वाकई में असरदार है या नहीं। तुलना के लिए बेसलाइन। सही। फिर आपने सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के बारे में पूछा था। वो प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटोकॉल का जिक्र मैंने किया। वो पूरी स्टडी का विस्तृत प्लान होता है। रैंडमाइजेशन की बात भी हुई, प्रतिभागियों को संयोग के आधार पर ग्रुप में बांटना ताकि बायस कम हो। हाँ, ये सब अब थोड़ा ज्यादा समझ आ रहा है। एक और टर्म है स्पॉन्सर। ये वो व्यक्ति, कंपनी या संस्था होती है जो पूरे ट्रायल की शुरुआत, मैनेजमेंट और फाइनेंसिंग की जिम्मेदारी लेती है। ठीक है। और IRB या EC यानी एथिक्स कमेटी, जो प्रतिभागियों के कल्याण की रक्षा करती है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य शब्द हो गए। अब आते हैं उस बड़ी महाप्रक्रिया पर। एक नई दवा लैब से निकलकर दवाई की दुकान तक, मतलब मरीजों तक कैसे पहुंचती है। ये सुनने में ही इतना लंबा, पेचीदा और महंगा प्रोसेस लगता है। मतलब कोई इसे शुरू ही क्यों करेगा, खासकर जब हम सुनते हैं कि ज्यादातर दवाएं बीच में ही फेल हो जाती हैं। क्या कारण होता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये एक बहुत ही जोखिम भरा, महंगा और लंबा सफर है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे अहम कारण है अनमेट मेडिकल नीड। अनमेट मेडिकल नीड। जी, आसान भाषा में कहें तो कोई ऐसी गंभीर मेडिकल जरूरत या बीमारी जिसका फिलहाल कोई संतोषजनक इलाज मौजूद नहीं है। या तो इलाज है ही नहीं, या जो इलाज हैं वो उतने कारगर नहीं है, या उनके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हैं कि मरीज उन्हें ले नहीं पाते। अच्छा, मतलब इलाज की जरूरत है पर अच्छा इलाज नहीं है। बिल्कुल। FDA इसे एक गंभीर स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जिसके लिए या तो उपचार उपलब्ध नहीं है, या मौजूदा उपचारों में बहुत महत्वपूर्ण कमियां हैं। UMN तब भी माना जा सकता है जब कोई नई थेरेपी सिर्फ लक्षणों को कम करने के बजाय बीमारी के बढ़ने की प्रक्रिया को ही बदल दे। हाँ, बीमारी की जड़ पर असर करे। सही। या फिर इलाज के बोझ को बहुत कम कर दे। जैसे मान लीजिए किसी बीमारी के लिए रोज इंजेक्शन लगते हैं और उसकी जगह कोई गोली आ जाए जो उतनी ही असरदार हो। हाँ, वो तो बहुत बड़ा बदलाव होगा मरीज के लिए। बिल्कुल। तो ये है UMN। सिर्फ थोड़ा सा बेहतर होना या थोड़ा सस्ता होना आमतौर पर UMN नहीं माना जाता। जब कोई वास्तविक UMN होता है तो न सिर्फ कंपनियां प्रेरित होती हैं, बल्कि रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे FDA या CDSCO वो भी उस दवा के डेवलपमेंट और मंजूरी की प्रक्रिया को तेज करने में मदद कर सकती हैं। कुछ खास रास्ते होते हैं इसके लिए। अच्छा, तो जरूरत सबसे बड़ी प्रेरणा है। जी हाँ। और फिर ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है, किन पड़ावों से गुजरती है? ये कोई सीधी रेखा तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही चरणबद्ध, फेज्ड प्रक्रिया है। हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाता है। मोटे तौर पर इसे कुछ मुख्य पड़ावों में बांट सकते हैं। पहला पड़ाव, खोज और शुरुआती विकास, डिस्कवरी एंड अर्ली डेवलपमेंट। ये सब लैब में शुरू होता है। वैज्ञानिक पहले बीमारी को गहराई से समझते हैं। फिर वो शरीर में किसी ऐसी चीज, अक्सर कोई प्रोटीन, को पहचानते हैं जिस पर दवा असर कर सकती है। इसे टारगेट कहते हैं। टारगेट? हाँ। फिर हजारों लाखों केमिकल कंपाउंड्स की स्क्रीनिंग की जाती है, ये देखने के लिए कि कौन सा उस टारगेट पर सही तरीके से असर करता है। ये सुई में से धागा निकालना जैसा काम है। यहाँ ज्यादातर कंपाउंड फेल हो जाते हैं। कितने फेल होते होंगे अंदाजन? अंदाजा यह है कि शायद 10,000 कंपाउंड्स में से सिर्फ 1 या 2 ही इस पड़ाव से आगे बढ़ पाते हैं और दवा बनने की दौड़ में शामिल होते हैं। 10,000 में से 1 या 2? बस जी, इतना मुश्किल है ये। दूसरा पड़ाव, प्री क्लिनिकल रिसर्च। अब जो थोड़े से उम्मीदवार कंपाउंड बचते हैं, उन्हें इंसानों पर टेस्ट करने से पहले लैब में और जानवरों पर अच्छी तरह से परखा जाता है।
लैब में मतलब टेस्ट ट्यूब में, सेल्स पर इसे इन विट्रो कहते हैं, और जानवरों पर इसे इन वीवो कहते हैं। इसका मुख्य मकसद होता है सुरक्षा का अंदाजा लगाना। क्या ये कंपाउंड सुरक्षित है, कहीं ये जहरीला तो नहीं? अच्छा, इंसानों से पहले जानवरों पर? हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें यह भी देखा जाता है कि दवा शरीर पर क्या असर करती है, फार्माकोलॉजी, और शरीर दवा के साथ क्या करता है। मतलब दवा शरीर में कैसे जाती है, कहाँ कहाँ पहुंचती है, कैसे मेटाबोलाइज होती है और कैसे बाहर निकलती है। इसे फार्माकोकाइनेटिक्स या पीके कहते हैं। पीके? ये सब काम गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस GLP नाम के सख्त नियमों के तहत होता है। तीसरा पड़ाव, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अगर प्रीक्लिनिकल स्टडीज में दवा सुरक्षित लगती है और असरदार होने की कुछ उम्मीद दिखती है, तो स्पॉन्सर कंपनी सारा डेटा इकट्ठा करती है। जानवरों पर हुए टेस्ट के नतीजे, दवा कैसे बनाई जाएगी इसकी जानकारी, और इंसानों पर जो पहला क्लिनिकल ट्रायल करने का प्लान है उसका पूरा प्रोटोकॉल, ये सब एक एप्लीकेशन में डालकर रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे भारत में CDSCO या अमेरिका में FDA को जमा किया जाता है। इसे IND एप्लीकेशन कहते हैं। IND एप्लीकेशन? हाँ, एजेंसी फिर इस डेटा को देखती है। अगर उन्हें लगता है कि इंसानों पर ट्रायल शुरू करना सुरक्षित है और उन्हें कोई बड़ी आपत्ति नहीं होती, आमतौर पर उन्हें 30 दिन का समय मिलता है समीक्षा के लिए, तो फिर क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की इजाजत मिल जाती है। यानी ग्रीन सिग्नल? बिल्कुल। चौथा पड़ाव, क्लिनिकल रिसर्च, फेज 1 to 3। अब दवा पहली बार इंसानों में टेस्ट की जाती है। यही वो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। ये पूरी प्रक्रिया का सबसे लंबा और सबसे महंगा हिस्सा होता है, और इसे भी खुद 3 मुख्य चरणों या फेज में बांटा गया है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। इनके बारे में हम अभी विस्तार से बात करेंगे। हाँ, ये फेज बहुत सुनने में आते हैं। जी हाँ। पांचवा पड़ाव, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, NDA और रेगुलेटरी समीक्षा। अगर फेज 3 के बड़े क्लिनिकल ट्रायल सफल रहते हैं और दिखाते हैं कि दवा सुरक्षित भी है और असरदार भी, तो स्पॉन्सर एक और बड़ी एप्लीकेशन जमा करता है। इसे न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA कहते हैं, या बायोलॉजिक्स दवाओं के लिए BLA। इसमें दवा के बारे में अब तक इकट्ठा की गई सारी जानकारी होती है, प्रीक्लिनिकल डेटा, क्लिनिकल डेटा, दवा कैसे बनेगी, लेबलिंग कैसी होगी, सब कुछ। ये तो बहुत बड़ा दस्तावेज होता होगा। हाँ, हजारों पन्नों का हो सकता है। फिर रेगुलेटरी एजेंसी के एक्सपर्ट्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस इस पूरे डेटा की बहुत बारीकी से समीक्षा करते हैं। वो दवा के फायदों और जोखिमों का संतुलन देखते हैं। क्या फायदे जोखिमों से ज्यादा हैं? इसी समीक्षा के आधार पर फैसला होता है कि दवा को बाजार में बेचने की मंजूरी दी जाए या नहीं। इस पूरी समीक्षा प्रक्रिया में 6 महीने से लेकर साल भर या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। इतना लंबा समय समीक्षा में? जी, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। छठा पड़ाव, पोस्ट मार्केट निगरानी, फेज 4। और कहानी यही खत्म नहीं होती। दवा को मंजूरी मिल गई, वो बाजार में आ गई, डॉक्टरों से मरीजों को लिख रहे हैं, इसके बाद भी उस पर नजर रखी जाती है। इसे पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस या फार्माकोविजिलेंस या फेज 4 स्टडीज कहते हैं। इसका मकसद होता है कि अब जब दवा ज्यादा बड़ी और विविध आबादी में इस्तेमाल हो रही है, तो असल दुनिया में उसकी सुरक्षा और असर को लंबे समय तक मॉनिटर किया जाए। अच्छा, बाजार में आने के बाद भी? हाँ, क्योंकि कई बार कुछ बहुत दुर्लभ साइड इफेक्ट या ऐसे साइड इफेक्ट जो बहुत लंबे समय तक दवा लेने के बाद होते हैं, वो पहले के कंट्रोल ट्रायल्स में शायद ना पता चले हों। वो यहाँ फेज 4 में सामने आ सकते हैं। साथ ही कभी-कभी ये भी पता चलता है कि दवा किसी और बीमारी में भी काम आ सकती है। ये तो वाकई एक बहुत लंबा और जटिल सफर है। आपने क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में तो विस्तार से बताया, पर क्या रिसर्च करने के और भी तरीके हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते होंगे? हाँ, बिल्कुल। क्लिनिकल रिसर्च को मोटे तौर पर 2 बड़ी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक है इंटरवेंशनल स्टडीज, जिनमें मुख्य रूप से क्लिनिकल ट्रायल आते हैं। जैसा हमने बात की, इसमें रिसर्चर खुद कोई हस्तक्षेप करता है, जैसे दवा देना, और फिर उसका असर देखता है। हाँ, कारण और प्रभाव जानने के लिए। सही। ये कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए सबसे मजबूत तरीका, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, खासकर अगर वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल RCTs हों। दूसरी श्रेणी है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। इनमें रिसर्चर कोई हस्तक्षेप नहीं करते, वो बस प्रतिभागियों को उनके सामान्य माहौल में देखते हैं और उनसे जुड़ी जानकारी या चर वेरिएबल्स मापते हैं। सिर्फ देखते हैं, कुछ करते नहीं। हाँ, दखल नहीं देते। ये स्टडीज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे हमें बीमारी के प्राकृतिक इतिहास को समझने में मदद मिलती है, जोखिम कारकों की पहचान हो सकती है, और ये भी पता चल सकता है कि असल दुनिया में
क्लिनिकल ट्रायल के बाहर कोई इलाज कितना प्रभावी है। अच्छा, ये कब ज्यादा उपयोगी होती हैं? ये तब बहुत उपयोगी होती हैं जब इंटरवेंशनल ट्रायल करना संभव न हो या नैतिक ना हो, या जब हम लंबे समय के प्रभावों को देखना चाहते हों या दुर्लभ बीमारियों का अध्ययन कर रहे हों। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के भी कुछ मुख्य प्रकार हैं। जैसे? एक है कोहॉर्ट स्टडी। इसमें लोगों के एक समूह यानी कोहॉर्ट को चुना जाता है जिनमें कोई खास बात समान हो, जैसे वो किसी खास जगह रहते हों या उनमें कोई खास आदत हो, जैसे धूम्रपान करना। फिर उन्हें लंबे समय तक फॉलो किया जाता है, ये देखने के लिए कि उनमें कौन सी बीमारियां विकसित होती हैं। फिर इनकी तुलना एक ऐसे समूह से की जाती है जिनमें वो खास बात नहीं थी, जैसे धूम्रपान ना करने वाले। अच्छा, समय के साथ फॉलो करना। जी, इससे पता चल सकता है कि किसी खास एक्सपोजर जैसे धूम्रपान से कौन सी बीमारी का खतरा बढ़ता है। ये घटनाओं के क्रम को स्थापित कर सकती है, लेकिन ये महंगी और बहुत समय लेने वाली हो सकती है। दूसरा प्रकार है केस कंट्रोल स्टडी। ये उल्टा काम करती है। इसमें पहले उन लोगों को चुना जाता है जिन्हें कोई खास बीमारी हो चुकी है, इन्हें केस कहते हैं। फिर इनकी तुलना ऐसे लोगों से की जाती है जिन्हें वो बीमारी नहीं है, इन्हें कंट्रोल कहते हैं। फिर दोनों ग्रुप से उनके अतीत के बारे में पूछा जाता है, ये जानने के लिए कि अतीत में किसी खास चीज जैसे कोई खास खान पान या आदत का एक्सपोजर किस ग्रुप में ज्यादा था। मतलब बीमारी से शुरू करके पीछे जाना। हाँ, ये दुर्लभ बीमारियों के अध्ययन के लिए काफी कुशल तरीका है, क्योंकि आपको सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन इसमें लोगों की याददाश्त पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे रिकॉल बायस आ सकता है। रिकॉल बायस मतलब लोग सही से याद ना रख पाए। बिल्कुल। और तीसरा मुख्य प्रकार है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी इसमें एक्सपोजर जैसे आदत और परिणाम जैसे बीमारी दोनों को एक ही समय पर मापा जाता है। एक तरह से ये एक समय का स्नैपशॉट है। एक ही बार में सब कुछ पूछ लेना। हाँ, ये किसी खास समय पर किसी बीमारी या आदत कितनी फैली हुई है, प्रेवलेंस, इसका अच्छा अंदाजा देता है। जैसे आज दिल्ली में कितने प्रतिशत लोग डायबिटिक हैं, लेकिन इससे ये पता लगाना मुश्किल है कि पहले क्या हुआ, आदत या बीमारी। ये कारण कार्य संबंध स्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, तो इंटरवेंशनल और ऑब्जर्वेशनल ये दो मुख्य तरीके हो गए। अब वापस उन क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज पर आते हैं जिनके बारे में आपने पहले जिक्र किया था, फेज 1, 2, 3 और आपने एक फेज 4 भी बताया था और एक फेज 0 भी। यहाँ आकर लगता है दवा के विकास का सफर वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये फेज क्या है और ये क्यों इतने महत्वपूर्ण है? हाँ, ये फेज नई दवाओं के क्लिनिकल डेवलपमेंट की रीढ़ है। हर फेज का एक बहुत ही स्पष्ट और खास मकसद होता है। प्रतिभागियों की संख्या अलग होती है और जो सवाल पूछा जा रहा है वो भी अलग होता है। ये एक तरह से क्रमिक रूप से जानकारी जमा करने और जोखिम को प्रबंधित करने का तरीका है। फेज 0 एक्सप्लोरेटरी फेज, ये एक बहुत ही शुरुआती वैकल्पिक फेज है, हमेशा नहीं किया जाता। इसमें बहुत ही कम प्रतिभागी होते हैं, अक्सर 15-30 से भी कम, और उन्हें दवा की बहुत ही कम मात्रा दी जाती है, इतनी कम कि उससे कोई चिकित्सीय असर होने की उम्मीद नहीं होती। इसे माइक्रोडोज कहते हैं। माइक्रोडोज, तो फिर फायदा क्या? फायदा यह है कि इसका मकसद इलाज करना नहीं, बल्कि ये देखना है कि दवा इंसानी शरीर में जाती कैसे है। क्या वो उस जगह पहुंच रही है जहां उसे असर करना है, टारगेट एंगेजमेंट। शरीर उसके साथ क्या कर रहा है, पीके/पीडी डेटा। इससे बहुत जल्दी शुरू में ही यह अंदाजा लग जाता है कि दवा इंसानों में वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसा जानवरों में कर रही थी या नहीं। एक तरह से ये जल्दी गोनों को फैसला लेने में मदद करता है। अच्छा, ताकि बेकार की दवाओं पर आगे समय बर्बाद ना हो। बिल्कुल। फेज 1 सुरक्षा और डोज रेंज। अब दवा पहली बार इंसानों में चिकित्सीय डोज के आसपास टेस्ट होती है। इसमें आमतौर पर 20 से 100 स्वस्थ स्वयंसेवक हेल्दी वॉलंटियर्स शामिल होते हैं। हालांकि कुछ मामलों में, जैसे कैंसर की दवाओं के लिए, मरीज भी शामिल हो सकते हैं। फेज 1 का मुख्य सबसे पहला मकसद होता है सुरक्षा, सेफ्टी और सहनशीलता, टॉलरेबिलिटी का आकलन करना। क्या दवा सुरक्षित है? लोग इसे कितना बर्दाश्त कर पाते हैं? क्या कोई गंभीर साइड इफेक्ट तो नहीं है? यहीं पर दवा की फार्माकोकाइनेटिक्स का भी अध्ययन किया जाता है और यह भी पता लगाया जाता है कि दवा की अधिकतम कितनी डोज है जो सुरक्षित रूप से दी जा सकती है। इसे मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज MTD कहते हैं। MTD? जी, ये फेज कुछ महीनों तक चल सकता है। मुख्य सवाल है, क्या ये दवा इंसानों में सुरक्षित है? इसकी सही डोज रेंज क्या हो सकती है? एक अनुमान के मुताबिक करीब 70% दवाएं
जो फेज 1 में जाती हैं वो इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेती हैं। 70%? ये तो काफी ज्यादा लगता है। हाँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने से पहले प्री क्लिनिकल में काफ़ी छटनी हो चुकी होती है। फेज 2 प्रभावकारिता और डोज निर्धारण। जो दवाएं फेज 1 में सुरक्षित पाई जाती हैं वो फेज 2 में जाती हैं। अब पहली बार दवा उन मरीजों को दी जाती है जिन्हें वो बीमारी है जिसके लिए दवा बनाई जा रही है। इसमें प्रतिभागियों की संख्या ज्यादा होती है, आमतौर पर 100 से 300 मरीज। फेज 2 के 2 मुख्य मकसद होते हैं। पहला, प्रारंभिक प्रभावकारिता का आकलन करना। क्या दवा बीमारी पर कुछ असर दिखा रही है? क्या ये प्लेसिबो या मौजूदा इलाज से बेहतर लग रही है? और दूसरा मकसद होता है अगले सबसे बड़े फेज 3 के लिए सबसे अच्छी डोज और दवा देने का तरीका तय करना। जैसे दिन में 1 बार देना है या 2 बार, कितनी मात्रा में देना है। सुरक्षा पर नजर रखना यहाँ भी जारी रहता है। तो यहाँ असर देखना शुरू करते हैं। हाँ, पहली बार असर का अंदाजा लगाया जाता है। ये फेज कई महीनों से लेकर 2 साल तक चल सकता है। मुख्य सवाल है, क्या दवा मरीजों में काम करती हुई दिख रही है और आगे के बड़े ट्रायल के लिए सबसे अच्छी डोज क्या है? यहीं पर आकर बहुत सी दवाएं फेल हो जाती हैं। अनुमान है कि केवल लगभग 33% दवाएं ही फेज 2 को सफलतापूर्वक पार करके फेज 3 में पहुंच पाती हैं। ओहो, मतलब 2/3 यहीं रुक जाती हैं। ये सबसे बड़ा, सबसे महंगा और रेगुलेटरी मंजूरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण फेज है। इसमें प्रतिभागियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सैकड़ों से लेकर कई हजार 3000 प्लस मरीज तक हो सकते हैं। ये अक्सर कई देशों में कई सेंटरों पर एक साथ किए जाते हैं, मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स। फेज 3 का मुख्य मकसद होता है दवा की प्रभावकारिता, एफिकेसी को निश्चित रूप से पुष्टि कंफर्म करना, और इसकी तुलना आमतौर पर मौजूदा सबसे अच्छे इलाज, स्टैंडर्ड ऑफ केयर या प्लेसिबो से की जाती है। यहाँ बहुत सख्ती से यह देखा जाता है कि क्या नई दवा सांख्यिकीय रूप से स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली और चिकित्सकीय रूप से क्लिनिकली मीनिंगफुली बेहतर है या नहीं। साइड इफेक्ट्स की निगरानी भी बहुत बारीकी से की जाती है, क्योंकि अब ज्यादा लोग लंबे समय तक दवा ले रहे होते हैं। यही वो फेज है जिसका डेटा FDA या CDSCO देखती है मंजूरी के लिए। बिल्कुल। फेज 3 के नतीजे ही NDA या BLA एप्लीकेशन का आधार बनते हैं। ये ट्रायल्स अक्सर रैंडमाइज्ड और डबल ब्लाइंड होते हैं ताकि नतीजे निष्पक्ष हों। इनमें 1 से 4 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। मुख्य सवाल है, क्या नई दवा मौजूदा मानक उपचार से बेहतर है और क्या इसका रिस्क बेनिफिट प्रोफाइल स्वीकार्य है? ये फेज पार करना भी बहुत मुश्किल है। केवल 25 से 30% दवाएं ही जो फेज 3 में पहुंचती हैं वो इसे सफलतापूर्वक पूरा कर पाती हैं। बाप रे, मतलब शुरू से देखें तो सफलता दर बहुत ही कम है। हाँ, इसीलिए दवा बनाना इतना चुनौतीपूर्ण और महंगा है। फेज 4 या फेज पोस्ट मार्केटिंग, जैसा हमने पहले बात की, दवा को मंजूरी मिलने के बाद ये फेज शुरू होता है। इसका मकसद होता है दवा की लंबे समय तक की सुरक्षा यानी लॉन्ग टर्म सेफ्टी और वास्तविक दुनिया में प्रभावशीलता यानी रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस की निगरानी करना, जब वो आम आबादी में इस्तेमाल हो रही हो। यहाँ दुर्लभ या लंबे समय बाद दिखने वाले साइड इफेक्ट्स का पता चल सकता है। ये भी देखा जा सकता है कि क्या दवा का कोई नया उपयोग हो सकता है, न्यू इंडिकेशंस। ये फेज तब तक चलता रहता है जब तक दवा बाजार में है। मुख्य सवाल, इस दवा के वास्तविक दुनिया में लंबे समय के प्रभावों के बारे में हमें और क्या जानने की जरूरत है। तो ये हैं वो 4 या 5 फेज 0 मिलाकर मुख्य चरण। हर चरण का अपना खास महत्व है। अब ये सब करने के लिए, इतने सारे ट्रायल्स चलाने के लिए यकीनन बहुत सारे लोग और संस्थाएं लगती होंगी। ये कोई अकेला इंसान तो कर नहीं सकता। तो इस पूरे इकोसिस्टम में, इस पूरे तंत्र में मुख्य खिलाड़ी कौन-कौन है और उनकी भूमिकाएं क्या हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा सहयोगी प्रयास है। इसमें कई मुख्य हितधारक, स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं। सबसे पहले तो स्पॉन्सर। ये वो कंपनी जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी, अकादमिक संस्थान या कोई और संगठन हो सकता है जो क्लिनिकल ट्रायल को शुरू करने, उसका डिज़ाइन बनाने, उसका पैसा देने, फाइनेंसिंग, उसकी निगरानी, मॉनिटरिंग करने और अंत में रेगुलेटरी मंजूरी के लिए एप्लीकेशन जमा करने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। सारी जिम्मेदारी स्पॉन्सर की? तो हर जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, भले ही वो काम करने के लिए किसी और को अनुबंधित करें, जैसे CRO, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर आते हैं प्रधान अन्वेषक, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, PI। ये आमतौर पर एक अनुभवी डॉक्टर या साइंटिस्ट होते हैं जो किसी एक खास रिसर्च साइट या सेंटर, जैसे कोई अस्पताल या क्लिनिक, पर ट्रायल के संचालन के वैज्ञानिक और नैदानिक नेता, क्लिनिकल लीडर होते हैं।
पीआई की जिम्मेदारी होती है प्रोटोकॉल का सही से पालन करवाना, ट्रायल में शामिल प्रतिभागियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना और ये सुनिश्चित करना कि जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है वो सटीक और विश्वसनीय हो। तो हर सेंटर का अपना पीआई होगा? जी हाँ, अगर ट्रायल मल्टी सेंट्रिक है तो हर साइट का अपना पीआई होगा। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है संस्थागत समीक्षा बोर्ड, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, आईआरबी या नैतिकता समिति, एथिक्स कमेटी, ईसी। ये एक स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट कमेटी। इसका एकमात्र और सबसे जरूरी काम है मानव प्रतिभागियों के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करना। कोई भी क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने से पहले आईआरबी से प्रोटोकॉल और सूचित सहमति फॉर्म, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म की समीक्षा और मंजूरी लेना अनिवार्य है। ये वही कमेटी है जिसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं? हाँ, वही वैज्ञानिक, गैर वैज्ञानिक, बाहरी सदस्य, ताकि निष्पक्ष समीक्षा हो सके। फिर हैं नियामक प्राधिकरण, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ये सरकारी एजेंसियां हैं, जैसे भारत में सीडीएससीओ, अमेरिका में एफडीए, यूरोप में ईएमए। इनका काम है दवा कानूनों को लागू करना, कंपनियों द्वारा जमा किए गए क्लिनिकल ट्रायल डेटा की गहन समीक्षा करना और फिर यह तय करना कि नई दवा को जनता के उपयोग के लिए बाजार में बेचने के लिए मंजूरी दी जाए या नहीं। ये एक तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य के द्वारपाल हैं। सरकार की तरफ से निगरानी? बिल्कुल। और फिर पीआई की मदद के लिए पूरी क्लिनिकल रिसर्च टीम होती है साइट पर। इसमें क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर CRC हो सकते हैं, जो ट्रायल के रोजमर्रा के कामों को संभालते हैं, जैसे प्रतिभागियों की भर्ती, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना, डेटा इकट्ठा करना, रिकॉर्ड रखना। CRC काफी महत्वपूर्ण लगते हैं। हाँ, वो साइट पर रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। फिर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट या मॉनिटर होते हैं। ये आमतौर पर स्पॉन्सर या CRO द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इनका काम होता है अलग अलग रिसर्च साइट्स पर जाकर ये सुनिश्चित करना कि ट्रायल प्रोटोकॉल और नियमों के अनुसार चल रहा है, डेटा सही से रिकॉर्ड हो रहा है और प्रतिभागियों के अधिकार सुरक्षित हैं। मतलब वो स्पॉन्सर की आंखें और कान होते हैं साइट पर? एक तरह से, हाँ। और टीम में रिसर्च नर्स भी हो सकती हैं, जो प्रोटोकॉल के तहत मरीजों की देखभाल करती हैं, दवा देती हैं और जरूरी जांच करती हैं। तो ये एक पूरी टीम है जो मिलकर काम करती है। जी हाँ। और इन सब में, जैसा आपने पहले भी कहा, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी प्रतिभागी, पार्टिसिपेंट। हाँ, उनके बिना तो ये कुछ भी संभव ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके बिना कोई क्लिनिकल रिसर्च नहीं हो सकती। प्रतिभागी वो स्वयंसेवक, वॉलंटियर्स होते हैं। वो स्वस्थ लोग भी हो सकते हैं, फेज 1 में जैसे, या मरीज भी हो सकते हैं, जो इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए स्वेच्छा से सहमत होते हैं। उनका योगदान अमूल्य है। मेडिकल साइंस में जो भी प्रगति हुई है वो उन्हीं की वजह से संभव हुई है। और अब सोच भी बदल रही है। पहले उन्हें अक्सर मानव विषय, ह्यूमन सब्जेक्ट्स कह दिया जाता था, जो थोड़ा वस्तुनिष्ठ लगता है। हाँ, ऑब्जेक्ट जैसा। जी, लेकिन अब उन्हें प्रतिभागी, पार्टिसिपेंट्स और यहाँ तक कि रिसर्च प्रक्रिया में भागीदार, पार्टनर्स के रूप में देखने पर जोर दिया जा रहा है। एक नया चलन है पेशेंट एंड पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, PPI का। PPI? हाँ, इसमें मरीज और उनकी देखभाल करने वाले लोग सिर्फ ट्रायल में हिस्सा ही नहीं लेते, बल्कि रिसर्च के सवाल तय करने में, स्टडी का डिजाइन बनाने में, नतीजों को समझने और फैलाने में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा बदलाव है। हाँ, ये रिसर्च को और ज्यादा प्रासंगिक और मरीज केंद्रित बनाता है। तो हमने आज क्लिनिकल रिसर्च की परिभाषा और उसके प्रकारों से लेकर नई दवाओं के बनने के उन जटिल चरणों तक और इसमें शामिल विभिन्न किरदारों और उनकी भूमिकाओं तक काफी कुछ विस्तार से समझा। ये बिल्कुल साफ है कि ये एक अविश्वसनीय रूप से संरचित, नियमों में बंधी हुई और नैतिक जिम्मेदारी के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। और इसका अंतिम लक्ष्य, जैसा आपने कहा, मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। हाँ, बिल्कुल। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वो ये है कि ये सब कुछ सबूत आधारित, एविडेंस बेस्ड दवाएं विकसित करने के बारे में है। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि किसी भी नई दवा या इलाज के फायदे उसके संभावित जोखिमों से कहीं ज्यादा हों। हर चरण, हर नियम, हर भूमिका, चाहे वो स्पॉन्सर की हो, PI की हो, IRB की हो या रेगुलेटर की, वो सब इसीलिए डिजाइन की गई हैं ताकि प्रतिभागी की सुरक्षा हमेशा बनी रहे और जो वैज्ञानिक नतीजे निकलें वो मजबूत और भरोसेमंद हों। हाँ, सुरक्षा और वैज्ञानिक कठोरता, ये दो स्तंभ लगते हैं। बिल्कुल। और जैसा हमने आखिर में सुना, अब प्रतिभागियों को भी सिर्फ डेटा देने वाले विषय नहीं, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है।
तो चलते चलते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, स्वास्थ्य डेटा तक हमारी पहुंच आसान हो रही है और मरीज खुद अपनी सेहत और इलाज के बारे में ज्यादा जागरूक और सक्रिय हो रहे हैं, तो क्या हम भविष्य में एक ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां क्लिनिकल रिसर्च का डिजाइन और उसका संचालन पूरी तरह से शोधकर्ताओं और मरीजों के बीच एक सच्ची साझेदारी, ट्रू पार्टनरशिप बन जाएगा, जहां फैसले लेने की ताकत और जिम्मेदारी शायद ज्यादा बराबरी से बटेगी? ये सोचने लायक बात है कि रिसर्च का भविष्य कैसा दिख सकता है ना?